जब भी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है दिमाग में पीरियड्स। बट लेट मी टेल यू, पीरियड्स आर नॉट द एंटायर मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है एंड दीज हार्मोनल चेंजेस प्रिपेयर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एवरी मंथ फॉर प्रेगनेंसी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चायन चैप्टर्स। माय नेम इज दिशिता। आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक और वीडियो अपनी 5 मिनट सीरीज का। एंड आज हम कवर करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो क्लास 12 का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। हम पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक स्टोरी की तरह समझेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है 4 हार्मोन्स के बारे में पढ़ना, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इसके अलावा 4 स्टेजेस हैं पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले 4 मेन हार्मोन्स। सबसे पहला हार्मोन है FSH। अब ये रिलीज करा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, जो ब्रेन में होती है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिकल ग्रोथ। LH हार्मोन जो होता है, जब LH सर्ज होती है, मतलब LH की क्वांटिटी इस हार्मोन की ज़्यादा होती है, तब ओव्यूलेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एक स्टेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो अकर करता है LH सर्ज की वजह से, एंड उससे ही फॉर्म होता है कॉर्पस ल्यूटियम। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है। नेक्स्ट इज एस्ट्रोजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत डोमिनेंट फीमेल का हार्मोन है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोमेट्रियम थिकनिंग। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम। अगर हम 4 मेन स्टेजेस की बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो सबसे पहला स्टेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसे हम लो फेज कहते हैं, जिसमें एक्चुअली ब्लीडिंग होती है, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग होती है, एंड और क्या होता है डिटेल में ये आगे देखेंगे। सेकेंड होता है फेज फॉलिकुलर फेज एंड प्रोलिफरेटिव फेज। अब प्रोलिफरेटिव का यहाँ पर क्या मतलब है? इसका मतलब ये है एंडोमेट्रियम अपने आप को वापस से जो है थिक करने लग जाता है, वापस से जो है रिपेयर करने लग जाता है, जिसको हम प्रोलिफरेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ओव्यूलेशन आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट स्टेज इज ल्यूटियल एंड सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि एंडोमेट्रियम ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिक्रीट करता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें सिक्रीट करता है इस स्टेज में, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्लांटेशन, एंड इट सपोर्ट्स द इम्प्लांटेशन। तो आई होप ये आपको क्लियर हो। अब पूरा हम लोग प्रोसेस एक स्टोरी की तरह जानते हैं। सो साइकिल स्टार्ट करने से पहले जान लो कि एंडोमेट्रियम एंड कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है। एंडोमेट्रियम बेसिकली एक थिक लेयर होती है यूट्रस के अंदर। अब ये बनती और टूटती रहती है पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू आउट। ओके, अगर ये टूटती है तो हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन होता है, दैट इज कॉल्ड पीरियड्स। अगर ये बनी रहती है तो आगे जाकर ये थिक होती है एंड प्रेगनेंसी और इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करती है। कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनता है ओव्यूलेशन के प्रोसेस के बाद। इसका क्या काम होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करना, एंड प्रोजेस्टेरॉन फर्दर क्या करता है? ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है आपके यूट्रस में, उसको मेंटेन करने का काम करता है। आई होप इट इज क्लियर। अब ये जो डायग्राम मैंने सुंदर सा बनाया है आप लोगों के लिए, ये आपकी NCERT में भी है, इसको समझ लेते हैं कि क्या इसमें बेसिकली चीज़ें हैं। सबसे ऊपर आप देख पाएंगे पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स। आपके ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं जो 2 हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, FSH एंड LH। तो इनके लेवल्स दे रखे हैं। उसके नीचे ओवरी में क्या क्या चल रहा है, इवेंट्स दे रखे हैं। उसके नीचे ओवरी के जो 2 हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इनके क्या क्या लेवल हैं थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड यूट्रस के क्या इवेंट्स है, यूट्रस में क्या चल रहा है, ये पूरे इवेंट्स दे रखे हैं। तो मेन यूट्रस, ओवरी एंड ब्रेन का काम है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। नीचे आप देख सकते हैं डेज दे रखे हैं, विच आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फेजेस। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन एंड ल्यूटियल फेज, हमारे 4 ये मेन फेजेस हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। अब हम लोग शुरुआत करते हैं फेज 1 से, जो एक औरत का, एक हर विमेन का एक बहुत लो फेज होता है, दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज, जहाँ पर एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन एंड पीरियड्स होते हैं। अब ये जो फेज होता है ना, ये 1 से लेकर 5th डे तक रहता है यूजुअली। 1st से लेकर 5th डे तक ये यूजुअली रहता है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है आपका, ये डीजेनरेट करने लग जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होने लग जाता है। इस टाइम पर क्या होता है, FSH एंड LH के लेवल्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं FSH एंड LH के लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हैं। इस सब की वजह से आपका एंडोमेट्रियम ब्रेक कर जाता है। ठीक है, ब्रेक कर जाने का मतलब है कि जब वो ब्रेक करेगा तो वो ब्लड के फॉर्म में रिलीज होगा, ब्लड के फॉर्म में बाहर आएंगे, एंड इसको हम मेंसेस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पीरियड्स होते हैं इस एग्जैक्ट जगह पर। ठीक है, तो 1st से 5th डे तक आपका मेंस्ट्रुअल फेज चलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं फेज 2 फॉलिकुलर फेज में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये कब से कब तक रहता है, ये 6th डे से 13th डे तक रहता है। ओके, पूरी साइकिल जो होती है 28 डेज की होती है। 6th डे से 13th डे तक फॉलिकुलर फेज रहता है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, ब्रेन जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हैं, वो ये 2 हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, FSH एंड LH। जिसमें FSH का क्या काम है, FSH स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स।
जो ओवरी में फॉलिकल्स हैं उनको उनके डेवलपमेंट का काम करता है FSH। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉलिकल्स जो हैं आपके ग्रो कर रहे हैं। अब जो मेच्योर फॉलिकल है उसको हम एक और नाम से बुलाते हैं ग्राफियन फॉलिकल। अब ये जो मेच्योरिंग फॉलिकल्स हैं ये एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं, एंड एस्ट्रोजन का क्या काम है बेसिकली, ये जो आप देख रहे हो ना एंडोमेट्रियम की लेयर धीरे धीरे वापस से रिपेयर हो रही है, तो इस रिपेयरिंग का काम करता है एस्ट्रोजन। तो हमारे जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं ये एस्ट्रोजन को रिलीज करेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा इसका लेवल बढ़ रहा है एस्ट्रोजन का, एंड ये धीरे धीरे जो टूटी हुई एंडोमेट्रियम की लेयर थी उसको धीरे धीरे रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए इस फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी बोला जाता है। आई होप फेज 2 क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट फेज इज ओव्यूलेशन फेज। अब ओव्यूलेशन फेज ना एग्जैक्टली डे 14 के अराउंड अकर होता है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, हमने देखा कि एस्ट्रोजन के लेवल्स हाई हो रहे हैं एंड डे 14 तक आते आते बहुत ज़्यादा उसके लेवल्स हाई हो गए हैं। अब ये एस्ट्रोजन क्या करता है, दिस कॉजेज LH सर्ज। ठीक है, ये ब्रेन के पास सिग्नल जाता है वापस से एंड LH का सर्ज हो जाता है। सर्ज का मतलब है कि यहाँ पर 14th डे के पास पीक अचीव कर लेता है LH हार्मोन। अब LH सर्ज की वजह से ही ओव्यूलेशन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि एग्जैक्टली ओव्यूलेशन किसकी वजह से होता है, तो जो LH हार्मोन का सर्ज है, जो ये पीक अचीव कर रहे हैं अराउंड द डे 14, इससे ही कॉज होता है ओव्यूलेशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब इसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल था, ये मेच्योर वाला फॉलिकल देख पा रहे हैं, ये रप्चर हो जाता है, ये टूट जाता है। तो 14th डे पे ये रप्चर हो जाता है एंड इसमें से निकलता है सेकेंडरी oocyte। भाई सेकेंडरी oocyte क्या है, सेकेंडरी oocyte वो है जिसके साथ स्पर्म जो है वो जब फर्टिलाइज करेगा तो आगे जाके जाइगोट बनेगा एंड एम्ब्रियो बनेगा। तो ये बेसिकली काम आएगा हमारे फर्टिलाइजेशन में। सो यहाँ पर मेच्योर फॉलिकल दैट इज ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, रप्चर होके ये रप्चर्ड वाली चीज़ आगे हम देखेंगे कॉर्पस ल्यूटियम बनती है एंड सेकेंडरी oocyte यहाँ से निकलता है। सो आई होप कि थर्ड फेज जो है आपको ओव्यूलेशन का फेज समझ आ गया और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। सो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का लास्ट फेज आता है दैट इज ल्यूटियल फेज, और इसको सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं। ये लास्ट करता है 15th से 28th डे तक। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल था जो रप्चर कर चुका था उसमें से जो सेकेंडरी oocyte निकला वो तो अब फर्टिलाइजेशन का वेट करेगा, बट रप्चर्ड वाला जो फॉलिकल है दैट विल ट्रांसफॉर्म इनटू दिस टेम्पररी स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का मेन एक काम है प्रोजेस्टेरॉन को भारी मात्रा में रिलीज करना, तो वो यही करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को भारी मात्रा में रिलीज कर देगा एंड थोड़ा बहुत ही एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है। तो आप यहाँ पे एस्ट्रोजन की भी पीक देख सकते हैं, बट आप देख सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन की पीक ज़्यादा है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, ये पहले तो LH एंड FSH हॉर्मोन्स के लेवल्स को कम कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेवल गिर चुका है यहाँ तक, एंड इसका काम होता है, प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है, ये जो हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर थिक हो चुकी है, ठीक है, थिक हो चुकी है, उसको मेंटेन करने का काम है। तो प्रोजेस्टेरॉन ये पूरा मेंटेन करेगा। अब आगे दो सिचुएशंस हो सकती हैं। फर्स्ट, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन होगी तो सेकेंडरी oocyte एंड स्पर्म मिलेंगे, जाइगोट बनेगा एंड आगे एम्ब्रियो बनेगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो मेंटेन रहेगा एंड आपका जो ये एंडोमेट्रियम की लेयर है वो भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करा जाएगा एंड ये पूरी एंडोमेट्रियम की लेयर मेंटेन रहेगी। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है डीजेनरेट कर जाएगा, धीरे धीरे जो है टूट जाएगा एंड आपकी जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो भी टूट जाएगी, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम टूट रहा है तो डीजेनरेट कर रहा है, तो एंडोमेट्रियम की लेयर भी टूट रही है एंड आपके FSH एंड LH के तो लेवल्स कम हो ही रहे हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के भी आप लेवल्स देख सकते हैं कम हो जाते हैं एंड वापस से एक नई साइकिल शुरू होगी, जो वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ हम जाएंगे एंड फेज 1 वापस से आ जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सो आई होप ये पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोगों को क्लियर हो गई हो। मैंने बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करी है। इस पूरे टॉपिक के डिटेल नोट्स भी मैंने बनाए हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज़ वो भी जाके देख लेना, आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। एंड या फॉर मोर सच वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चाय एंड चैप्टर। बाय।